मेरी दीदी बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मैं दीदी से बहुत प्यार करती थी क्योंकि वो मुझसे बड़ी थी। बचपन में मैं उनके साथ गुड़िया गुड्डे का खेल खेलती। मेरा कोई भाई नहीं था और बहन भी नहीं थी। मेरे माँ बाप दीदी को घर से निकाल चुके थे और उनके घर में भी नहीं जाते थे। पर मैं चुपके चुपके उनसे मिलने लगी और एक दिन उनके घर चली गई। सभी लोग मुझसे कहते कि अगर तुम उसके घर चली गई तो बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन मैंने कभी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। आज जब मैं अपनी दीदी के घर गई, पता नहीं कैसे बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मैं तो बेडरूम में थी और ये कमरा मैंने पहले नहीं देखा था। इस कमरे को ऐसे सजाया गया था जैसे किसी दुल्हन के लिए सजाया जाता है, और जब मैंने अपने आप को देखा तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई थी, क्योंकि मैं तो खुद दुल्हन के कपड़ों में थी। मुझे किसने दुल्हन बनाया? क्या आज मेरी शादी थी? क्या हो रहा था? मैं घबरा गई और थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मेरे सामने एक मर्द कमरे में दाखिल हुआ जिसने शेरवानी पहन रखी थी, यानी कि वो दूल्हा था। लेकिन उसकी शक्ल तो मेरे बाप से भी बड़ी उम्र की आदमी जैसी लग रही थी। और फिर उसके पीछे दो लोग और भी थे, उन सब ने शेरवानी पहन रखी थी और वो सारे एक साथ मेरी तरफ बढ़े और उसके बाद उन सब ने मेरा मेरा नाम सुरेखा है। मैं बहुत ही खूबसूरत थी और मेरे माँ बाप शरीफ लोग थे। मुझे याद है कि मेरी एक बड़ी बहन थी, लेकिन जब से मैंने होश संभाला मुझे वो कभी नजर नहीं आई। मैं बार बार पूछती थी कि वो कहाँ गई, तो मेरी माँ कहती कि उसकी शादी हो गई है, लेकिन वो हमारे घर कभी नहीं आती। अब मैं इन बातों को समझने लगी थी। एक दिन मैंने माँ से कह दिया कि सुमन दीदी कहाँ है? अगर शादी कर दी है तो वापस क्यों नहीं आती? हमसे मिलने क्यों नहीं आती? उनका कोई नंबर तो होगा। मेरी माँ ने कहा कि हम उससे बात नहीं कर सकते और हमारे पास उसका नंबर भी नहीं है। वो विदेश चली गई है। ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा। मेरी बहन विदेश भी चली गई तो क्या हुआ? कम से कम हमसे बात तो कर सकती थी। मैं उसको किसी भी तरह से तलाश करने लगी, कभी फेसबुक पर तो कभी इधर उधर। कभी पुरानी डायरी में देखती कि कहीं से उसका कोई जिक्र मिल जाए, कोई पता मिल जाए, क्योंकि मैं उससे मिलना चाहती थी। लेकिन ऐसा नहीं था। फिर एक दिन इसी तरह मैं बाजार में खड़ी थी जब मैंने दूर से अपनी दीदी को देखा और मैं हैरान रह गई। हम जिस जगह रहते थे वो शहर बहुत बड़ा था। इससे पहले कभी भी दीदी हमें बाजार में नजर नहीं आई। ये कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि ऐसा हो सकता था, लेकिन ये क्या मेरी दीदी थी? लग तो वही रही थी। मैं उनके पीछे पीछे जाने लगी। मैंने उन्हें रोक लिया तो उन्हें मुझे पहचानने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे पहचान लिया और कहा कि सुरेखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी पापा कैसे हैं? उन्होंने बाजार में ही मुझे गले लगा लिया और मैं समझ गई कि यही मेरी बहन है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, कहाँ चली गई थी? क्यों हमसे नाराज हो गई हो? क्या कसूर है? हमारा फ़ोन भी नहीं करती। आपके पति कैसे हैं? आपके बच्चे हैं क्या? मैं मौसी बन गई हूँ क्या? मुझे सब कुछ जानना था। घर चलो ना, चलते हैं। वो कहने लगी कि नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती, लेकिन मेरा घर यहीं करीब है। अगर तुम आ सकती हो तो आओ। मैं अब उसको सड़क पर खड़े होकर क्या बताती कि मुझे तो बताया गया था कि तुम विदेश चली गई हो, लेकिन अगर उसका घर यही है तो फिर माँ ने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। मैंने माँ को कहा था कि मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी अगर मैं देर से भी जाती, क्योंकि मैं अपनी बहन के घर जा रही थी, किसी गैर के घर नहीं। और मेरी माँ ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्या ज़रूरत थी उनका झूठ बोलने की? मैं जब अपनी बहन के घर गई तो हैरान रह गई। घर तो बहुत ज़्यादा बड़ा था, खूबसूरत था, पूरा बंगला था। बिल्कुल ऐसा घर जैसा हम गरीब लोग सोचते हैं। काश हमारा घर भी ऐसा ही होता। मैंने कहा, आपका पति तो बहुत अमीर है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, पर अब कैसा दिखता है? वो कहने लगी कि अंदर तो आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। उसने मुझे एक अच्छे से कमरे में बिठाया। उसके घर में तो काम करने के लिए नौकर भी थे, वो भी एक नहीं, दो दो। उसने एक नौकर से कहा और मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, आप क्या खरीद रही थी? तो उसने कहा, मैं शॉपिंग करने के लिए ज़्यादा बाहर नहीं जाती, लेकिन ऐसे ही आज मेरा दिल कर पड़ा। मैं बाहर निकल गई और देखो, आज मुझे तुम मिल गई। मैं अपनी बहन से बहुत सी बातें करना चाहती थी, सवाल करना चाहती थी कि आपको तो हमारे घर का पता था, फिर आप खुद क्यों नहीं आई? ऐसी भी क्या बात थी? थोड़ी देर के बाद नौकरानी मेरे लिए खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें लेकर आई। मैं तो हैरान रह गई। उसने कहा, तुम खाओ खाओ,
ये तुम्हारी बहन का घर है। और मैंने मज़े से सब कुछ खाया। ऐसी चीज़ हम लोगों ने बहुत वक्त में खाई होगी। मेरी माँ कहती थी हमारी हैसियत नहीं है ये सब खाने की। मेरी बहन को भी शायद पता चल गया था कि मैं ये सब कुछ पहले कभी नहीं खाया होगा। वो मेरे कपड़ों को और भी गौर से देख रही थी, जबकि उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। मैंने कहा कि दीदी, आपसे मुझे बहुत सी बातें करनी हैं, लेकिन अभी मैं जाती हूँ क्योंकि मैं घर में बात करके नहीं आई हूँ। उसने कहा, अगर बताकर आओगी तो कभी नहीं आने देंगे, लेकिन चोरी चोरी जरूर आना। जाते हुए दीदी ने मेरे हाथ पर 10,000 रुपए रख दिए। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, इतने सारे पैसे मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास रखें, आपको ज़रूरत होगी। वो कहने लगी, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हें दे रही हूँ, इसका मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है। अपने पास रखना, किसी को बताना मत। अपने लिए कोई चीज़ ले लेना। मैं बहुत खुश हो गई, वहाँ से चली गई। घर आई तो माँ पहले से ही परेशान थी। पापा भी सामने खड़े थे, पूछने लगे कि मैं कहाँ गई थी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं दीदी के घर गई थी, पर मैंने इतना कह दिया कि वो मुझे रास्ते में मिल गई थी और आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला तो उन्होंने बहुत अजीब बात कह दी। उन्होंने कहा कि तू आइंदा उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेना, कहीं तू उसके रास्ते पर न चल पड़े, नहीं तो तू बर्बाद हो जाएगी। जबकि मैं मन में सोच रही थी कि दीदी मुझे कहीं से भी बर्बाद नहीं लग रही थी। इतने पैसे तो थे उसके पास, इतने बड़े घर में रहती है, खाने पीने की चीज़ें हैं, ऐसा कोई बर्बाद होता है आदमी? तो वो कहने लगे कि वो तवायफ है। तवायफ? और मैं हैरान रह गई। अपनी बेटी को ऐसा कैसे कोई कह सकता है? उन्होंने तो मुझे पूरी बात नहीं बताई और दीदी के पास दोबारा जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि अभी मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे थे। मुझे किसी बहाने की ज़रूरत थी, जो फ़िलहाल मुझे नहीं मिल रहा था, और मैं दीदी का नंबर लेना भी भूल गई थी। घर का पता तो मुझे याद हो गया था, लेकिन नंबर भी तो होना चाहिए था ना। एक दिन मेरी बुआ घर आई, जो सुमन दीदी को बहुत प्यार करती थी। उनकी गोद में ही वो खेलकर बड़ी हुई थी। जब मेरे साथ बैठी थी तो मैंने उनको दीदी के बारे में सब कुछ बता दिया। उनके चेहरे पर भी नफरत उभर आई। उन्होंने कहा कि हाँ, तेरी बहन तवायफ है, तभी तो इतने बड़े घर में रहती है, इतने सारे पैसे हैं उसके पास, पता नहीं कौन आता है कौन जाता है उसके घर में। उसके मोहल्ले में हमारा एक रिश्तेदार रहता है, वो कहता है कि रोज उसके घर में नया आदमी आता है। मैंने कहा, और दीदी का पति कहाँ है? तो वो हंसने लगी। उन्होंने कहा, कौन सा पति? उसका पति तो उसे कब का छोड़कर चला गया, अकेली रहती है वो, तभी तो ये सब कुछ करती है। मैं भी सोचने लगी कि हाँ, नजर तो नहीं आ रहे थे। मैंने कहा, बुआ, आप तो दीदी से इतना प्यार करती थी और आप ही उनके बारे में ऐसी बातें कर रही हो। तो उन्होंने कहा, जब सब बातें कर रहे हैं तो सच ही होगा, और तू ही बता, तेरी बहन क्या पढ़ी लिखी थी? मैंने कहा कि नहीं। तेरी बहन का कोई काम आता था? मैंने कहा कि उसे तो बस घर के ही काम आते थे, ऐसा तो नहीं आता था। वो कहने लगी, फिर तू ही सोच, इतने सारे पैसे कहाँ से आए, इतना बड़ा घर कैसे लिया, गाड़ियाँ कैसे ली, 10,000 का जोड़ा पहनती है, और पता है तुझे इस इलाके में घर कितना महंगा है? तुझे मैं आज एक बड़े पते की बात बताती हूँ। एक औरत के लिए सही तरीके से पैसा कमाना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है, लेकिन इस औरत के लिए एक गलत तरीके से पैसा कमाना दुनिया का सबसे ज़्यादा आसान काम है। और तेरी दीदी को और तो कुछ नहीं आता था। सुंदर तो वो बहुत थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे तू सुंदर है, इसीलिए तेरे माँ बाप गुस्सा हो रहे हैं और कह रहे हैं कि तू वहाँ नहीं जाना, कहीं वो तुझे भी अपने धंधे में ना ला दे। मेरी बुआ को तो वैसे भी कुछ भी बोलने की आदत है। ऐसे ही बुआ जब शादियों में आती है तो बिना लड़ाई करे मानती नहीं है। मेरी बुआ भी ऐसी ही थी। खैर, मुझे ये सब उनसे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन सब मेरी दीदी को तवायफ इसीलिए कहते थे क्योंकि मेरी दीदी ने जिससे शादी की थी वो औरतों का ब्रोकर था, यानी कि हमारी भाषा में कहें तो दलाल। वो ये सब काम करता था। इसका मतलब तो ये नहीं कि दीदी भी तवायफ बन गई है। लेकिन फिर वो उनको छोड़कर चला गया, तब भी उसके पास इतने पैसे थे। बात तो ऐसी ही थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं था। मैं घर में अकेली रहकर पागल हो रही थी। पापा सुबह जाते थे, रात में आते थे। मेरी कोई बहन नहीं थी और कोई भाई नहीं था। मोहल्ले में मुझे कहीं जाने नहीं देते। मेरी माँ पूरा दिन घर में काम करती रहती। अगर उसके पास बैठ जाओ तो पापा के खानदान वालों की बुराइयां करके अपना दिल हल्का करती रहती। मेरी माँ के पास तो बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। 2 दिन बाद शॉपिंग करने का बहाना करके मैं फिर घर से निकल गई। दीदी ने तो जो पैसे मुझे दिए थे वो अब भी मेरे पास थे।
उनके बारे में तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था। दीदी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। मेरे लिए उन्होंने पहले से ही बहुत सारे कपड़े निकाल कर रखे थे। कहने लगी, हम दोनों ने तो वो वक्त भी नहीं देखा था जब दो बहनें एक दूसरे के कपड़े पहन लेती हैं। ये मेरे कपड़े हैं जो मैंने पहनने के लिए रखे थे। मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं। मैं उनको क्या बताती कि अगर इतने सारे कपड़े घर ले जाऊंगी तो पता चल गया तो क्या होगा। उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल देना कि बाजार में सेल लगी थी कपड़ों की, इसीलिए वहां से लिए। मेरी दीदी मुझे झूठ बोलना सिखा रही थी, पर मैं कपड़ों को देखकर ऐसे खुश हुई कि मैंने कह दिया कि ठीक है। उन्होंने कहा कि कपड़े बैग में डाल देती हूँ, जाते वक्त साथ ले जाना, लेकिन अभी जाने की बात नहीं करना। मैं बहुत खुश हुई हूँ। उन्होंने फिर से मेरे लिए खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें रख दी और मैं पागलों की तरह खाने भी लगी। जब हम लोग खाना खा रहे थे तो नौकरानी ने आकर बताया, बेगम साहिबा वो सेठ साहब आए हैं। ये सुनकर मैं थोड़ी परेशान हुई। दीदी ने कहा कि उनको दूसरे कमरे में बिठा दो, मैं अभी आती हूँ। मुझे दीदी कहने लगी, आधे घंटे में आ जाऊंगी, बस थोड़ा सा ही काम है, तुम यहीं बैठो और खाओ पियो। और वहां से चली गई। और मैं ये सोचने लगी कि ये सेठ साहब कौन है। नौकरानी ने ऐसे आकर क्यों बताया, जैसे कि वो तवायफ के अड्डे पर जाकर बताते हैं कि नवाब साहब आए हैं। कौन था ये सेठ साहब? मैंने नौकरानी से पूछा कि ये आदमी आया है वो कौन है। उसने कहा कि बड़े अमीर सेठ हैं, पहले भी आते जाते रहते हैं, बेगम साहिबा से काम है। मैंने कहा कि तुम बेगम साहिबा क्यों कहती हो, मालकिन क्यों नहीं कहती? मैं मन में यही सोच रही थी कि बेगम साहिबा तो तवायफ के अड्डे पर ही कहा जाता है। तो वो कहने लगी, बेगम साहिबा ने ही हमें कहा है कि मुझे बेगम साहिबा कहा करो। उनका पति भी उन्हें बेगम शान कहता था। ये बात मुझे अजीब लग रही थी। मैं थोड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा, अच्छा और कौन कौन आता है यहाँ पर? तो वो कहने लगी, हम इस घर के नौकर हैं छोटी मालकिन, और हम बड़े वफादार हैं। आप उनकी बहन हो इसीलिए आपको ये सब बता रहे हैं, लेकिन आप हमारा इंटरव्यू नहीं लें। आपको जो भी काम है, जो भी बात पूछनी है, आप बेगम साहिबा से ही पूछ लें। मुझे भी तो यही बात सोचनी चाहिए थी ना कि मैं उनके घर की नौकरानी से इस तरह के सवाल कर रही थी। अगर वो बता देती तो मेरी बहन क्या सोचती मेरे बारे में। आधे घंटे बाद मेरी बहन वापस आ गई तो काफ़ी थकी हुई लग रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, आप क्या कर रही थीं? क्योंकि मेरी बहन को पसीना आ रहा था और उसकी सांसें भी बहुत तेज़ थी। फिर वो कहने लगी कि कुछ नहीं है, बस मेहनत का काम है। क्या करे, मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मैंने कहा, दीदी आपको पता है, घर वालों को पता चल गया था कि मैं आपके घर आई थी। उन्होंने आपके बारे में बहुत सारी बातें बताई और आपको बुरी बुरी बातें कह रहे थे। मेरी बहन ने लंबी सांस ली और कहा, मुझे पता है, पर मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मैंने पसंद की शादी की थी। मेरे साथ ये सब कुछ हुआ जो लोग भी पसंद की शादी करते हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है। मैंने कहा, और आपके पति वो क्या करते हैं? मुझे याद है जो मेरी दीदी की शादी हुई थी तो मैं बहुत छोटी बच्ची थी। कहने लगे, कुछ नहीं करते थे, अपना छोटा सा कारोबार करते थे, अच्छे इंसान थे। दीदी भी मुझसे झूठ बोल रही थी क्योंकि वो बात ये किसी को बता नहीं सकती थी कि वो ब्रोकर थे। फिर मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? माँ कहती थी कि जो एक झूठ बोलता है वो और भी झूठ बोल सकता है। और फिर वो कहने लगी कि ये सब छोड़ो, अपने बारे में बताओ, तुमने पढ़ाई की है, आगे क्या करना है? तुम्हारी शादी की बात तो नहीं हो रही होगी। मैंने कहा कि नहीं, शादी की बातें तो नहीं हो रही हैं और मैं ठीक हूँ, घर में बोर हो जाती हूँ, इसीलिए आपके पास आ गई। लेकिन मुझे पता है जब वापस जाऊँगी तो मेरी क्लास लग जाएगी, पर मुझे कोई परवाह नहीं, मैं अपनी बहन के घर आई हूँ। दीदी ने फिर मुझे पैसे दिए और बहुत सारी चीज़ें भी दी। घर आकर मैंने झूठ बोल दिया और चीज़ें तो मैंने पिछले कमरे की खिड़की से अपने कमरे में फेंक दी, क्योंकि मेरे कमरे की खिड़की गली में खुलती थी। किसी को पता भी नहीं था। जब सब सो गए तो मैंने सारे कपड़े पहनकर चेक किया। ऐसे कपड़े थे जैसे डांस करने वाली औरतें पहनती हैं। घर में पहनने वाला तो एक भी जोड़ा नहीं था। इतने प्यारे प्यारे थे लेकिन थोड़े अजीब थे। अगर मेरी बहन वाकई वो काम करती थी तो कितनी गलत बात थी। ये कोई अच्छा काम तो नहीं था। अगर वो ये सब करती थी तो क्या मुझे बार बार उसके घर जाना चाहिए था? पर मैं भी तो लड़की थी, अभी अभी जवान हुई थी। मुझे इन चीज़ों में बहुत दिलचस्पी थी। अच्छे अच्छे कपड़े, गहने, पैसा, खाना पीना, वो सब तो मुझे अपने घर में कभी नहीं मिलती थी, पर अब दीदी की तरफ से मिल रही थी।
कि मैं बार बार वहां पर जा रही थी और खुश भी थी। एक दिन दीदी के घर से निकल रही थी कि एक औरत ने मुझे देख लिया। मेरे पीछे पीछे चलने लगी और मुझसे पूछने लगी कि तुम नई आई हो क्या? क्या कर रही हो यहाँ पर? इस घर में क्यों आती हो? पहले भी तुम्हें मैंने देखा है, नया काम शुरू किया है क्या? मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम सब क्यों मेरी बहन के पीछे पड़े हो? एक औरत अपने घर में इज्जत से रह रही है तो उसको क्यों नहीं रहने देते? वो हंसने लगी और कहने लगी, इज्जत? कौन सी इज्जत? जिस घर में रोज नया आदमी आए, गाड़ी से पैसे निकाल कर लाता है और फिर पता नहीं क्या कुछ ले जाता है, वहां पर कोई औरत की इज्जत नहीं रहती है। तुम्हारी बहन ने इतना बड़ा घर कैसे ले लिया है? तुम अपने माँ बाप से क्यों नहीं पूछती? तुमने कभी बात की है उनसे? मैंने कहा, तुम कौन हो जो हमारे बारे में सब जानती हो? तो वो कहने लगी, तुम्हारे बारे में भी सब जानती हूँ, तुम्हारी बहन के बारे में भी। ये सवाल तो मेरे दिमाग में ही था। अगर मम्मी पापा दीदी से नाराज थे तो उनको खुद आना चाहिए था हमारे घर। इस बारे में पता नहीं था, लेकिन उनको हमारे घर के बारे में तो पता था कि हम उस घर में रहते हैं। कितने साल हो गए हैं, फिर भी वो क्यों नहीं आई? अगर औलाद आकर खुद माफ़ी मांगे तो माँ बाप भी माफ़ कर देते हैं। अगर वो गलत थी तो फिर क्यों माफ़ी मांगने नहीं आई? क्या मुझे मेरी दीदी से ये बात पूछनी चाहिए थी कि आपने मम्मी पापा से माफ़ी क्यों नहीं मांगी? अगर माफ़ी मांगी होती तो शायद माफ़ कर देते। और अगले ही दिन मैंने उनसे ये बात पूछ ली। उन्होंने कहा, तुम मम्मी से पूछ लेना इस बारे में, वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से बता देंगी। अब तुम बड़ी हो रही हो ना, तुम्हारे दिल में भी सवाल आ रहे हैं, लेकिन याद रखना, जो कहानी तुम्हें सुनाई गई है इसमें बुरी मैं नहीं हूँ, उसमें कोई और बुरा है। मैंने एक दिन अपनी माँ से पूछा और कहा, क्या दीदी कभी माफ़ी मांगने के लिए आई थी? तो मेरी माँ ने कहा, तुझे आजकल क्या हो गया है? तू हमारी बातें क्यों नहीं मानती? तुझे लगता है तू उससे छुप छुप के मिलती है, तभी हर वक्त उसके बारे में बातें करती है। आई थी तेरी दीदी माफ़ी मांगने बहुत दफ़ा, पर हमने उसे माफ़ नहीं किया। अब मुझे समझ आ गई थी कि यही लोग बुरे हैं। इन्होंने ही अपने गुस्से में इतना बड़ा कर लिया कि ये दीदी को माफ़ नहीं कर सकती। अगर ये लोग अच्छे होते तो माफ़ कर देते। माफ़ी मांगने के लिए घर तक आ जाना तो इसका मतलब यही है कि उसे अपनी गलती का एहसास है, और जब किसी ने अपनी गलती का एहसास है उसे माफ़ कर देना चाहिए। मैं अपने माँ बाप को जानती थी, बहुत गुस्से वाले थे, छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने लगते थे, बूढ़े हो गए थे, सताए गए थे। इसीलिए अब मेरे दिल में भी मेरी बहन के लिए सारी गलत बातें निकल चुकी थी। लेकिन उसी दिन कुछ अजीब हो गया। जब मैं उसके घर गई तो वहां पर एक आदमी बैठा था। आदमी नहीं, लड़का था, और मुझे देखने लगा। उसने कहा, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं सुमन की बहन हूँ। कहने लगा, सुमन की एक बहन भी है, वो भी इतनी सुंदर? मुझे सर से पांव तक देखने लगा। उसकी हरकतों से ये पता चल रहा था कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं है। मैंने उससे कहा कि तुम कौन हो? मैं भी तो यही पूछ सकती हूँ ना कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो? तो उसने अजीब सी बातें करनी शुरू कर दी। वो कह रहा था, मैं तो खूबसूरती का दीवाना हूँ, खूबसूरती देखने के लिए आता हूँ, इसीलिए यहाँ आ गया। देखने तो कुछ और आया था, लेकिन तुम भी बहुत खूबसूरत हो। मुझे गुस्सा आ गया और मेरे दिल किया कि मैं इसके मुंह पर थप्पड़ मार दूं। इतने में दीदी आ गई। उसने हम दोनों को देखा और कहा कि क्या बात है, कोई ज़रूरी बात हो रही है क्या? मैंने कहा, नहीं दीदी, ये आदमी अजीब बातें कर रहा है। तो वो कहने लगी, ये ऐसी ही बातें करता है, तो इसकी बातों का बुरा मत मानना, परेशान भी मत होना, वैसे भी ये यहाँ से जा रहा है। फिर वो मुझे देखते हुए वहाँ से चला गया। मैंने कहा कि दीदी, वो कौन था? इसका यहाँ क्या काम? लोग आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अगर आप कुछ गलत नहीं करती तो लोगों को चुपचाप क्यों बुलाती हैं? वो कहती है, मैं सब कुछ करवा सकती हूँ, लेकिन बोलने दो जिसे बोलना है। इंसानों की फिक्र नहीं है। भगवान आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है। पर मेरी माँ कहती थी कि अगर कोई गलत बात नहीं तो वो किसी को भी अपने खिलाफ एक लफ्ज़ बोलने नहीं देता। जब वो बुरा नहीं है तो क्यों सुने कि वो बुरा है? जब वो गलत नहीं है तो उसे कोई कैसे गलत कह सकता है? अगर तुमने कोई गलत काम नहीं किया है और तुम्हें कोई कह दे कि ये काम तुमने किया है, तो क्या तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? क्या तुम उसे कहोगी कि हाँ ठीक है, या तो उसकी सफाई में कुछ नहीं बोलोगी? फिर दीदी अपनी सफाई में कुछ क्यों नहीं बोलती थी? मुझे बार बार दीदी पर शक होता। फिर कोई ऐसी बात होती कि मेरा शक खत्म हो जाता, लेकिन उसके बाद फिर से कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि मेरा शक फिर बढ़ जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था किसकी बात सुनो।
लेकिन फिर मैं इस तरह चली गई जहाँ पर मुझे खुशी भी मिल रही थी और चीज़ें भी, यानी कि मेरी बहन की तरफ मैं चली जाती थी। एक दिन मेरी माँ को पता चल गया। मेरी माँ ने कहा कि तेरे बाप को पता चल गया ना तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा पता चलता है तो चल जाए, मैं आपको बता दूंगी। उसके घर जाते हुए तो मुझे पूरा महीना होने वाला है, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, अब आगे भी कुछ क्या होगा। अच्छे से रहती है वहाँ पर, आपके बारे में भी पूछती है, आपको याद करके रोती है, बहुत परेशान रहती है और आप हैं, आपको कोई परवाह नहीं। मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा कैसे परवाह नहीं, मेरी पहली संतान है, पहली संतान बड़ी प्यारी होती है, मुझे भी उसकी परवाह है, लेकिन जो काम वो करती है वो समाज का सबसे बुरा काम है, इसीलिए हम लोग उसके घर नहीं जाते। मैंने कहा आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की ना पता लगाने की, सुनी सुनाई पर भरोसा कर लिया, हो सकता है ऐसा ना हो। एक दिन मैं अपनी दीदी के पास बैठी थी और मैंने बातों बातों में तवायफ का जिक्र छेड़ दिया। मैंने कहा दीदी लोग कहते हैं कि तवायफ मजबूर होती है, लेकिन वो कैसे मजबूर हो सकती है? अरे इंसान भीख मांग कर भी खा ले, लेकिन इस तरह का गंदा काम ना करे। मेरी बहन ने कहा तुम्हें पता नहीं, लोग बड़े बड़े मजबूर होते हैं। मैं भी बहुत मजबूर थी एक समय पर। मुझे पता चला कि जिंदगी बड़ी मुश्किल है, सबसे ज़्यादा मुश्किल काम पैसा कमाना है। और ये जो पेट है ना, जब इसे भूख लगती है तो ये कुछ नहीं देखता, खाना मांगता है, और पेट तो हर किसी के साथ लगा हुआ है। ये पापी पेट इंसान से क्या क्या करवाता है। हमें किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए, हर किसी की अपनी मजबूरी होती है। दीदी का दिल तवायफ के लिए बहुत खुला था, लेकिन फिर दीदी ने इतना भी कह दिया कि तुम्हारी बात भी ठीक है, अगर इतनी ही मजबूरी हो तो इंसान को भीख मांगकर खा लेना चाहिए, लेकिन अगर उसे कोई काम आता हो तो उसे वो काम करना चाहिए। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी शादी हुई थी, तू छोटी थी, तुझे माँ बाप ने नहीं बताया होगा। मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करना चाहते थे, इसीलिए मैंने अपने पसंद से शादी कर ली थी। फिर शायद मुझे उनकी बद्दुआ लग गई, मेरा घर नहीं बसा, क्योंकि उनको नाराज करके शादी की थी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दिया था, पर जो भी है, पर जिंदगी है, गुजर जाएगी। तेरे लिए मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा क्यों, आप मेरे लिए क्यों परेशान हैं, ऐसे क्या बात है? तो उसने कहा तेरे लिए अच्छा सा रिश्ता देखना है, कोई ऐसा इंसान जो बहुत अच्छा हो, जो तुझे बहुत खुश रख सके। इस दुनिया में बड़े अजीब अजीब लोग हैं, पता ही नहीं चलता कि कौन कैसा है, क्या चाहता है। जब तक साथ नहीं रहते तब तक पता नहीं चलता, लेकिन जब साथ रहते हैं तो इंसान फंस जाता है। इसीलिए मैं तेरे लिए कोई बहुत बड़े आदमी का रिश्ता देखूंगी। मैं बहुत सारे आदमियों को जानती हूँ, इतने बड़े बड़े घर में भेजूंगी तुझे कि चार चार नौकर होंगे, वहां पर गाड़ियां होंगी, बंगले होंगे, तो बहुत खुश रहेगी। जो कुछ भी मुझे नहीं मिला मैं तेरे लिए उसका इंतजाम करूंगी। मेरी दीदी सच्चे दिल से मेरे लिए इतना अच्छा सोच रही थी, और मेरे माँ बाप ने मेरे दिल में इतनी बुरी बातें भर दी थी कि मैं अभी भी ये सोच रही थी कि दीदी बड़े बड़े आदमियों को कैसे जानती है, बड़े बड़े आदमियों का दीदी के साथ क्या काम होता है भला। मैंने ये भी सुना था कि यहाँ पर सिर्फ दीदी अकेली नहीं रहती, बल्कि और भी लड़कियों का आना जाना है। तभी तो वो औरत मुझसे कह रही थी कि तुम नई आई हो, कहते हैं कि अगर आपके हाथ में पताका हो तो धमाका के बिना नहीं रहते। अगर दीदी के पास कोई भी बात थी तो उसे बतानी चाहिए थी, वो क्यों मॉम की गुड़िया बनकर सबकी बातें सुन रही थी। एक दिन मैं उसके घर जरा देर से आई, शाम हो गई थी और रात होने वाली थी। उसने कहा तुम इतनी देर से क्यों आई हो, शाम हो गई है, रात होने वाली है। उसने कहा तुम इतनी देर से क्यों आई हो, वापस चली जाओ, यहाँ पर बहुत काम होता है इस समय। मैंने कहा नहीं, मेरी माँ से लड़ाई हो गई है, मुझे बहुत सारी बातें सुनाई हैं उसने, मैं वापस नहीं जाऊँगी, मैं अपनी बहन के घर में हूँ। वो कहने लगी ठीक है, अगर ऐसी बात है तो रुक जाओ यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। उसने मेरे लिए खाना भिजवाया, मैंने बड़े मज़े से खाया और फिर अपने लिए खीर भी भेजी, अपने हाथ से मुझे खिलाई। मैंने कहा खीर तो बहुत मज़े की बनी है। वो कहने लगी तुम्हारे लिए खास बनवाई है। खीर खाकर मुझे ना जाने क्या हुआ कि नींद आ गई, और जब मेरी आँख खुली तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मैं एक बिस्तर पर पड़ी थी और मैंने दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। मेरे कमरे में एक नहीं बल्कि 5 दूल्हे एक साथ आए। वो सभी बहुत अजीब थे, मोटे मोटे 40-50 साल की उम्र के लगते थे। उन सभी ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मैं डर के मारे चीख पड़ी। अचानक से मेरी आंख खुल गई, ये तो एक सपना था। मैं तो इस सोफे पर सो रही थी जहाँ बैठकर मैंने खाना खाया था।
अच्छा खाने की वजह से मेरा पेट भर गया था, तो मुझे नींद आ गई कि मुझे ऐसा सपना इसीलिए आया क्योंकि मेरे माँ-बाप ने मेरी बहन के खिलाफ मेरे अंदर ज़हर भर दिया था। थोड़ी देर के बाद मुझे हलचल की आवाज़ें आने लगी और मैं उस तरफ चली गई, देखना चाहती थी कि क्या हो रहा है। एक कमरे में गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ पर तो मेरी दीदी भी थी और बहुत सारी लड़कियाँ जो काम कर रही थी। वो तो मेरे ख़्याल से भी ज़्यादा अजीब थी। वहाँ पर एक आदमी बैठा था जिसके हाथ में एक दुपट्टा था। वो कह रहा था कि क्या माल है, ऐसा माल तो हमने आज तक नहीं देखा, हमें तो इन्हें खरीदना है। ये सुनकर मैंने कहा कि शर्म नहीं आती, लड़कियों को खरीदता है। मैं उसके मुंह पर थप्पड़ मारने ही वाली थी, मेरी दीदी ने मुझे रोक लिया और कहा कि क्या हो गया है, क्या कह रही हो तुम। मैंने कहा कि इसे देखो, ये क्या क्या कह रहा है, क्या माल है, सारा खरीदना है। मेरी दीदी हंसने लगी और बाकी सब लड़कियां भी। वो आदमी भी शर्मिंदा हो गया। मेरी दीदी मुझे दूसरे कमरे में ले गई और उसने कहा कि हम यहाँ पर दुल्हनों के कपड़े बनाते हैं। फिल्मों में जो औरतें काम करती हैं ना, उनके लिए भी कपड़े बनाते हैं। ये उसी माल की बात कर रहा है। शहर से बड़े बड़े लोग मेरे पास आते हैं कपड़े खरीदने के लिए। बड़े बड़े सेठ साहब आते हैं और बाद में उन कपड़ों पर अपनी मोहर लगाकर उन्हें और भी ज़्यादा पैसों में बेचते हैं। इसीलिए यहाँ पर चोरी छुपे आते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि उन्होंने माल कहाँ से खरीदा है। और ये सारी लड़कियां भी मेरे साथ काम करती हैं। ये वही काम करती हैं जिससे तेरी बहन ने इतना बड़ा बंगला बना लिया है और गाड़ियां भी ले ली हैं। अब पता चला। मैं हैरान रह गई और मैंने कहा, तो फिर आपने ये सब कुछ लोगों को क्यों बताया नहीं। मेरी बहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, इसीलिए क्योंकि उन लोगों ने मुझे बुरा समझा। जिस आदमी से मैंने शादी की वो बुरा था, उसका काम बुरा था, लेकिन मेरे साथ बुरा नहीं था। अगर वो एक दलाल था तो क्या हुआ, उसने मुझसे शादी करके एक नया घर अलग बनवा दिया था। पर मैं भी लोगों की बातों में आ गई। मैंने उससे लड़ाई की और वो मुझे छोड़कर चला गया। फिर मेरे घर वालों ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। अपनों ने ही मेरे साथ इतना बुरा किया, तो मैं क्यों किसी को सफाई देती फिरूं। जो अपने होते हैं ना, उन्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे अंदर का गुस्सा था, मेरी ईगो थी, जो मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। जो लोग मेरे बारे में सोचते थे सोचते रहें। मैं जानती थी कि मैं गलत काम नहीं कर रही थी और मेरा भगवान भी ये जानता था। इसीलिए तो मैंने इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कमा लिए। वो जो कपड़े मैंने तुम्हें दिए थे ना, वो भी फिल्म में ड्रामा में पहनने जाने वाले थे, लेकिन थोड़े बहुत ख़राब हो गए थे, इसीलिए मैंने तुम्हें वो दे दिए। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने अपने माँ बाप को सब कुछ बता दिया। वो हैरान रह गए। अगले ही दिन अपने माँ बाप के साथ यहाँ आकर अपनी दीदी के गले लग गई और माफ़ी मांगी। वे लोग जब भी एक दूसरे से मिले तो वो सारा मंजर बड़ा ही अजीब था। लेकिन इसके बाद हम सब लोग दीदी के साथ ही शिफ्ट हो गए। हमारा छोटा सा घर था, हमने उसे बेच दिया। मेरे बाबूजी भी यही काम करने लगे। हाँ, अभी भी लोग बुरा कहते थे, लेकिन लोगों को भी पता चलने लगा। लोग तो शायद मरते दम तक ही बुरा कहेंगे, लेकिन वही बात है ना, जब हम कुछ गलत कर नहीं रहे होते हैं फिर हमें डरने की क्या जरूरत थी। ये सीख तो हमें हमारे पापा ने ही सिखाई थी, लेकिन खुद ही वो अमल करना भूल गए थे। पर अब दोबारा से उनको सब कुछ समझ आ गया था। दीदी ने मेरा रिश्ता एक बड़े आदमी के साथ करवाया। कपड़ों की फैक्ट्री थी। दीदी ने ऐसे घर में मेरा रिश्ता करवाया था कि जहाँ नौकर चाकर, गाड़ियाँ, बंगले सब कुछ थे। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी शादी हो चुकी है। दीदी अभी भी वही काम करती हैं और पैसे कमाती हैं और अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। आप लोग बताइए कि किसी औरत का अपने हुनर का इस्तेमाल करना क्या गलत है। मेरी दीदी को बचपन से ही कपड़े बनाने का शौक था, इसीलिए उन्होंने अपने टैलेंट पर काम करके इतना कुछ कर लिया। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी खूबी हो तो उस पर काम करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। दोस्तों, ये कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी।